जो है, दो चीजें याद रखना। पहली बात तो आप सभी को पता है वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। वेस्ट अफ्रीका में इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बॉडी विच इज कॉल्ड इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इकोवास ये बहुत लंबे समय से क्रम्बल कर रही थी का मतलब ये है कि इसको डायरेक्शन और दिशा नहीं थी। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों से ये बॉडी एकदम से सडनली बहुत प्रोएक्टिव बन गई है। और अभी क्या हो रहा है कि इस बॉडी ने अपना एक न्यू प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया है। अभी इस बॉडी में क्योंकि एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, तो इस बॉडी को अब एक दिशा डायरेक्शन मिलेगी। और ये बॉडी प्रिंसिपली वेस्ट अफ्रीका के स्टेट्स की एक बॉडी है, जिसके तहत वेस्ट अफ्रीका के स्टेट्स वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के साथ एंगेज करते हैं और उसकी के थ्रू इंडिया के साथ भी एंगेज करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला एस्पेक्ट है कि इंडिया की इकोवास पॉलिसी क्या है, इंडिया इकोवास से कैसे एंगेज करता है, इकोवास क्यों सिग्निफिकेंट है इंडिया के अफ्रीका प्रोग्राम में, उसको हम अफ्रीका के नजरिए से आईआर की क्लास में देखेंगे। लेकिन ओवर एंड अबव दैट, प्राइम मिनिस्टर अभी अफ्रीका गए, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स ऑफ द घानास फिजिकल ज्योग्राफी। गल्फ ऑफ गिनिया, इसको एक बार मैप में जरूर देखिएगा, क्योंकि गल्फ ऑफ गिनिया में घाना लोकेटेड है। दूसरा काम जरूर कीजिएगा, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, वेस्ट अफ्रीका के अंदर 8 स्टेट्स हैं। सारों के नाम याद कर लीजिएगा और सारों की लोकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। खैर, गल अगर हम घाना की बात करें, तो टू बी प्रिसाइज घाना सबसे पहले तो एक लो लाइंग प्लेटू है। बहुत सारा घाना का रीजन प्लेन्स में आता है। यहाँ पर घाना में अशांति अपलैंड्स है। ये घाना के सेंट्रल रीजन में है, अशांति अपलैंड्स। और इसके साथ साथ टोगो रेंज है। टोगो रेंज घाना के ईस्टर्न एरियाज में आती है। दोनों को एक बार जरूर एटलस में ऑब्जर्व कीजिएगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं घाना के। वोल्टा बेसन है, ये एक इंटीरियर ड्रेनेज बेसन है। यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर सारी की सारी रिवर आके ड्रेन करती हैं घाना की। तो वोल्टा बेसन इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा कि एक फर्टाइल एरिया भी है, उसके बारे में अभी हम सेपरेटली भी चर्चा करेंगे। अशांति अपलैंड्स, टोगो रीजन, वोल्टा बेसन, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वोल्टा रिवर है। ये बनती है व्हाइट और ब्लैक वोल्टा को मिलके। तो दो नदियों का मेल होता है जिससे कि ये वोल्टा रिवर बनती है बेसिकली यहाँ पर। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जितनी भी हैं वोल्टा रिवर की, ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं घाना के एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में। इसके साथ साथ लेक वोल्टा जो है, ये आज की डेट में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड मानी जाती है। होमवर्क के तहत एक काम जरूर करिएगा, और वो काम ये है कि एक बार जितनी भी आर्टिफिशियल लेक्स इन द वर्ल्ड है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से उनको एक बार जरूर अपनी आंखों के नीचे से घुमा लीजिएगा। क्वेश्चन प्रीलिम में आ गया 4 आर्टिफिशियल लेक्स को मैच द फॉलोइंग कौन सी कंट्री में, गलत नहीं होगा, अगले साल प्रीलिम में 2 नंबर पक्के। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो यहाँ पर प्रा रिवर है, PRA। ये एक अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। अंकोबरा रिवर है, इसको भी लोकेट कीजिएगा। परा रिवर, अंकोबरा रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से फ्लो करती है, कौन से रीजन से फ्लो करती है, नॉर्थ साउथ से जा रही है, ईस्ट वेस्ट से जा रही है, सेंट्रल से आ रही है, थोड़ा देखिएगा इन सबको। और तानो रिवर। जनरली जो प्रीलिम में क्वेश्चन आप लोग कहते हो कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन या वर्ल्ड ज्योग्राफी के आते हैं, वो इस प्रकार के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि कोई विजिट हुई कोई इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जगह पर, तो उसके रीजन से वहां पर वो क्वेश्चन बन गया। तो ये चीजों को जरूर एक बार देखिएगा। घाना की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, तो घाना की जो कोस्ट लाइन है उसमें लो सैंडी बीचेस है। ये एक पेक्यूलियर फीचर है। काफी सारे लगून्स कोस्ट लाइन पे पाए गए हैं। लगून्स पाया जाना एक अगेन यूनिक फीचर है। इसके साथ साथ इरोजन और फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखी गई है यहाँ पर।
तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल एरिया नहीं। इसके साथ साथ भूलिएगा मत कि जब हम बात करते हैं खास करके घाना की, तो घाना में ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट देखा गया है। और ये देखा गया है खास करके नॉर्थ एरिया में। नॉर्थ एरिया में जहाँ पर ट्रॉपिकल सवाना टाइप का क्लाइमेट है घाना का, यहाँ पर ड्राई सीजन्स होते हैं और बड़े प्रोलॉन्ग्ड से होते हैं। ड्राई स्पेल्स आते हैं घाना में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ घाना जो है पूरा वो ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट है, याद रखिएगा इस चीज को। ड्राई क्लाइमेट है, ड्राई सीजन ज्यादा पाया जाता है। साउथ वेस्ट घाना जो है वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। एक चीज बहुत कॉमन सी याद रखिएगा, हम लोग इन्वायरमेंट की क्लास में भी पढ़ेंगे इसको, कि जहां पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है बाय डिफॉल्ट वहां पर हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। तो बायोडाइवर्सिटी का बड़ा होना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। साउथ वेस्ट घाना का जो एरिया है वो पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है। ये चीज आपको यहाँ पर पहली बात तो क्लियर कट तरीके से याद रखनी है। अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की। घाना में अगर हम गोल्ड की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है घाना अफ्रीका के अंदर। नंबर वन पे अफ्रीका में कौन है? साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा इस चीज को। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ सर, पूरा साल करंट अफेयर की क्लासें ढंग से कर लीजिए। करंट अफेयर की क्लासों के बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा सब्जेक्ट करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। क्योंकि जो आना है वो यही आना है, कंटेम्प्ररी वाला। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अशांति रीजन, अभी अशांति उपलैंड्स के बारे में बताया था मैंने आपको। अशांति रीजन जो है वो गोल्ड हार्टलैंड बोला जाता है घाना का। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, उनको एक बार जरूर लोकेट कीजिएगा। ओबुआसी, OBUASI, ओबुआसी। और दूसरा है तर्कवा। अशांति रीजन में है, गोल्ड हार्टलैंड में है। ओबुवासी और तर्कवा गोल्ड प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। कल को अगर प्रीलिम में यही सवाल आ जाए गोल्ड प्रोड्यूसिंग सिटीज का, तो ये दो सिटीज अगर वहां दी हो तो गलत नहीं करना, ये घाना की है, याद रखना। गोल्ड आज की डेट में ये मत भूलिएगा कि अप्रोक्सीमेटली 40% एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करता है घाना के लिए। तो घाना का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम अगर कोई है तो वो गोल्ड है। अब आप कॉमन सेंस से एक मिनट के लिए सोच के देखिए, इंडिया आज की डेट में गोल्ड का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। घाना गोल्ड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर प्लस एक्सपोर्टर है। यहाँ पर इंडिया और घाना के एंगेजमेंट से क्या बना? इंडिया घाना गोल्ड सप्लाई चेन। इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कि भारत में गोल्ड के प्राइसेस कंट्रोल्ड रहेंगे, गोल्ड रिलेटेड इन्फ्लेशन नहीं होगी। क्योंकि अगर घाना से गोल्ड का इनफ्लो आना चालू हो गया तो गोल्ड कंट्रोल में मैनेजेबल रहेगा। दूसरी बात, बॉक्साइट बहुत महत्वपूर्ण है, आवासो रीजन में है। इंडिया में बॉक्साइट की काफी रिक्वायरमेंट रहती है। बॉक्साइट इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है और बॉक्साइट के जनरल साइंस में क्या क्या यूसेजेस हैं, दोनों को एक बार होमवर्क में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा है सर मैंगनीज। मैंगनीज पाया जाता है सूता एरिया में। पर सूता को NSUTA लिखते हैं, एन साइलेंट, याद रखिएगा। मैंगनीज जो है ये यहाँ पर पाया जाता है। सूता एरिया जो है वो घाना के सेंट्रल रीजन में है। तो सेंट्रल रीजन को थोड़ा एक बार जरूर देखिएगा। जुबली ऑफशोर ऑयल फील्ड्स 2007 में इनकी डिस्कवरी हुई थी। ऑफशोर लेवल पर घाना के हैं, पानी में है। और आज की डेट में घाना को ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन भी बनाते हैं। काफी मात्रा में ऑयल एंड गैस पाया गया है जुबली ऑफशोर में। 2007 में डिस्कवरी हुई तो कोई बहुत पुराना नहीं, रिसेंट ही है। घाना के पास बहुत सारा टिम्बर है। कहाँ पर है ये? साउथ वेस्ट एरिया में।
साउथ वेस्ट एरिया भी आपको याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो रेन फॉरेस्ट में टिम्बर टिम्बर का डोमेस्टिक यूसेज भी है, और ये लोग टिम्बर को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो गोल्ड माइनिंग सबसे ज्यादा होती है, 40% एक्सपोर्ट है। इसके साथ साथ दूसरी बात अगर हम एग्रीकल्चर की करें, कोको प्लांटेशन बहुत ज्यादा किया जाता है। सवाना रीजन में कोको उगता है। कोका का कल्टीवेशन, उसके टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा जो चाहिए होता है, वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफी एक बार जरूर देख लीजिएगा। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बहुत होती है घाना में। बॉक्साइट के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। और यहाँ पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी इनके पास आती है अकोसोम्बो डैम से। बहुत बड़ा डैम है अकोसोम्बो डैम, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इसको भूलिएगा मत। इसके साथ साथ जो इनका कैपिटल है अकरा, वहां पर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी, लॉजिस्टिक्स की कंपनी, टूरिज्म वगैरह देखने को मिलेगा। टीमा पोर्ट है इनका एक, TEMA। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल हब है, टीमा पोर्ट। करंट अफेयर की जब बैकग्राउंडर क्लासेस ली थी हमने मई के महीने में, तो उस समय मैंने आपको सागर महासागर दोनों चीजें कराई थी। उस कॉन्टेक्स्ट में जो लॉजिस्टिकल पोर्ट स्टेशन है ना, एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज महासागर के लॉन्च होने के कारण वो क्वेश्चन अगले साल इकोनॉमी के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर पक्का आएगा। जियो फिजिकल फिनोमिना की बात करें, अर्थक्वेक्स यहाँ पर बड़े मिनिमल है। जबकि आकरा रीजन जो इनका कैपिटल एरिया है, वो फिर भी एक सीजनिकली वल्नरेबल जोन में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिनिमल अर्थक्वेक्स हैं। बहुत ज्यादा कोई बड़े अर्थक्वेक्स और बड़े इस प्रकार के देखे नहीं गए हैं, पहली बात। सुनामी का रिस्क बहुत लो है। इसके साथ साथ ये याद रखना कि घाना एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है आज की डेट में यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन में। ये जो यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है ना, ये एक स्पेसिफिक बॉडी बनी है जो आज की डेट में सुनामी को लेके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स देती है। इंडिया इसका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर और प्लेयर है। इवन दो सुनामी का प्रोपेंसिटी घाना में बहुत लो है, बट उसके बावजूद भी आप घाना में देखोगे कि यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशन ग्राफिक कमीशन में वो एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है। किसी भी प्रकार के वॉल्केनो नहीं पाए गए हैं घाना में आज की डेट में। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें घाना की बाकी केसेस में, तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो नहीं देखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी घाना में स्टॉर्म सर्जेस बहुत कॉमन हो गए हैं। हेवी रेनफॉल देखी जाती है आज की डेट में। और इसके साथ साथ अर्बन एरियाज में फ्लडिंग होती है। अर्बन एरिया में फ्लडिंग होती है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल चेंजेस की, चेंजेस इन द जोग्राफिकल फ्लोरा फोना एटसेट्रा, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि कोस्टल इरोजन की एक प्रॉब्लम घाना को बहुत सीवियरली अफेक्ट कर रही है। ये आज की डेट में घाना के केटा एरिया में, आधा एरिया में, प्रमप्रम एरिया में
तीन जगह पर देखी गई है कोस्टल एरियाज में, केता, आदा, परंपरा। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं लेक वोल्टा की, आर्टिफिशियल लेक है, मैंने आपको बताया था 1965 में इसको क्रिएट किया गया था। इसको क्रिएट किया गया था तब जब यहाँ पर बना था अकोसोम्बो डैम। अभी अकोसोम्बो डैम की भी अपन ने बात करी थी। अकोसोम्बो डैम बनने के बाद पता है क्या हुआ था, 4% जो लैंड है वो बेसिकली सबमर्ज कर गई थी डैम के आसपास की। और वो लैंड जो 4% लैंड थी इस अकोसोम्बो डैम बनने के बाद सबमर्ज कर गई, उस एरिया में बेसिकली क्रिएट हुई 1965 में लेक वोल्टा। तो पहली बात तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन आज की डेट में बहुत भारी मात्रा में हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर अर्बन एरियाज क्रिएट किए जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट। तो अनप्लैंड है, जैसे हमारे यहाँ पर जनरली इंडिया में होता है। इसकी वजह से फ्लोरा फौना दोनों अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। और आज की डेट में अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट इनके नेचुरल रिजर्व्स हैं, जैसे कि काकुम। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस देखा गया है। काकुम बायोडाइवर इस रीजन में इनके पास एक मोल नेशनल पार्क है। देखिएगा इसको एक बार एटलस में जरूर। तो काकुम और मोल नेशनल पार्क दो एरियाज हैं जो आज की डेट में रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्स्ट अफेक्टेड है। यहाँ पर हैबिटेट लॉस भी हो रहा है और यहाँ पर पोचिंग भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही है। ठीक है जी।